आज हम लोग क्लास 9th के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है यौगिक और तत्व। क्या पढ़ने जा रहे हैं? यानी हम लोग तत्व और यौगिक के बारे में समझेंगे और दोनों में अंतर भी करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी कि पहले तो होता क्या है दोनों, तत्व या फिर यौगिक, उसके बाद दोनों में अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग शांति बना कर रखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम तत्व के बारे में जानते हैं। चलिए, सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? तत्व के बारे में जानेंगे। तत्व को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बताइए? तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है? और एलिमेंट जो होता है हमारे आसपास किसी न किसी रूप में, किसी न किसी दैनिक क्रियाकलापों में यूज होते जा रही है। भले ही हमें पता नहीं हो, लेकिन ढेर सारे ऐसे पदार्थ हैं, ढेर सारे ऐसी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिसमें हम लोग तत्व का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लोहा से बने जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ तत्व से ही बने हैं, क्योंकि लोहा खुद एक तत्व है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बेरिलियम, ये सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। इसकी खोज बहुत पहले हुआ था, प्राचीन काल से भी पहले की बात है जब तत्व का खोज हो चुका था, लेकिन हम लोग उसका नाम तत्व रखे नहीं थे। तो मूल फैक्ट बात यह है तत्व के बारे में कि बाद में पता चला वैज्ञानिकों के द्वारा कि तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं। एक ही प्रकार के किससे बने हुए हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं कहने का क्या मतलब हुआ? दुनिया में सारे के सारे चीज, जितने भी चीज हमारे आसपास है, सभी चीज किसी न किसी सूक्ष्मतम यानी छोटे छोटे या बहुत सूक्ष्मतम या थोड़ा उससे बड़े छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा जो छोटे छोटे कण आपको नग नाखों से भी दिख जाए वो अणु है, और उस अणु का जो काफ़ी सूक्ष्मतम कण है जिसको आप नग नाखों से देख भी नहीं पाते हो उसको कहा जाता है परमाणु। परमाणु शब्द का उच्चारण सबसे पहले महर्षि कणाद नामक एक ऋषि हुआ करते थे प्राचीन काल में, उन्होंने किया था। उनका कहना था कि पदार्थ के जो बहुत बहुत सूक्ष्मतम पार्टिकल्स होते हैं उसको देखना संभव नहीं है, ना ही उसे डिवाइड करना संभव है। हालांकि डिवाइड करने वाली बातों पर ज़्यादा डिस्कशन उन्होंने नहीं किया था। उनका मानना यह था कि ये सबसे सूक्ष्म है और शायद इसको और तोड़ा नहीं जा सके, इसीलिए इसका नाम परमाणुस रखा था। शुरू में क्या रखा था? परमाणुस। और परमाणुस में परम का मतलब होता है अंतिम और अनुस का मतलब होता है कण। यानी कि महर्षि कणाद के हिसाब से परमाणु का अर्थ होता है पदार्थ का अंतिम कण। बाद में 1801 ईस्वी में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने क्या किए थे? परमाणु का खोज किए थे, यानी सही मायने में कह सकते हैं कि अस्तित्व में लाए थे। क्योंकि महर्षि कणाद जो बोले थे परमाणु के बारे में, उनके बातों को किसी ने भी सीरियस नहीं लिया था। वो धारा का धारा वैसे रह गया, उस पर उन्होंने डिस्कशन नहीं किया। बाद में 1801 ईस्वी में जब डिस्कशन शुरू किया जॉन डाल्टन ने, तो उन्हें पता चला कि नहीं, परमाणु सही में होता है। महर्षि कणाद का कहना जो है वो गलत बिल्कुल नहीं है। उन्होंने सही कहा था कि परमाणु से बना है, और उस परमाणु को चेंज करके जॉन डाल्टन ने क्या कह दिया? परमाणु कह दिया। और तब से परमाणु अस्तित्व में आया। 1801 ईस्वी से पहले परमाणु का कोई अस्तित्व रसायन विज्ञान में नहीं था। तो जब परमाणु का खोज हो गया तब जाके तत्व का डिफिनेशन बदला। पहले तत्व को इस तरह से हम लोग नहीं देखते थे। 1801 ईस्वी से पहले तत्व को समझने का, तत्व को जानने का नजरिया दूसरा था। हम लोग जल को भी तत्व कह देते थे, धरती आकाश को भी तत्व बोलते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम लोग तत्व बोलते थे, क्योंकि तत्व का कोई विशेष कॉन्सेप्ट था नहीं आदमी के पास, वैज्ञानिक के पास, क्योंकि उतना साइंस डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन समय बीते गया, जब परमाणु खोज हुआ तो सही मायने में तत्व का परिभाषा भी अस्तित्व में आया। और परिभाषा के विषय में भी कहा जाता है, कोई और नहीं, जॉन डाल्टन ने ही कहा था कि जो चीज़ें हमारे आसपास जितने भी चीज़ें मौजूद है, अगर वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं तो निसंदेह हुआ क्या है? तत्व है। यानी कि परमाणु के आधार पर अगर कहा जाए तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले पदार्थ को ही तत्व कहते हैं। लेकिन इसका अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थिंकिंग निकाला, अलग अलग इसका विशेषता के आधार पर अलग अलग परिभाषा भी दिया।
उनमें से एक महत्वपूर्ण परिभाषा यह भी है तत्व का कि वे शुद्ध एवं सरलतम द्रव्य, जैसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों से दो या दो से अधिक नए द्रव्यों में आप बदल नहीं सकते हैं। सही बात है। अगर आप सोना के विषय में कहोगे कि सोना को हम चांदी में बदल देंगे, ये तो अभी तक संभव नहीं हुआ है। या लोहा को अगर कहोगे कि हम उसको सोना बना देंगे, ये तो अभी संभव नहीं हुआ है। तो कोई भी तत्व हो, उसको किसी भी भौतिक रासायनिक विधि से अकेला ओनली फॉर वो एक एलिमेंट होना चाहिए, तब अकेला तत्वों को आप दूसरे पदार्थों में बदल नहीं सकते। इसलिए यह भी एक डिफिनेशन है कि वे शुद्ध एवं सरलतम द्रव्य, जैसे किसी भी भौतिक रासायनिक विधि, भौतिक विधि मतलब वो बाहरी गुण होते हैं भौतिक गुण किसी भी चीज़ का, और रासायनिक गुण होते हैं इंटरनल, जो कि उसके अणुओं परमाणुओं का गुण होता है जो भीतर है, या उसके रासायनिक गुण जो होते हैं उसके अणु परमाणु पर डिपेंड करता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। भौतिक गुण बाहरी गुण होता है, हालांकि भौतिक गुण भी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, लेकिन जो बाहर से दिख जाए भौतिक गुण, जैसे कि लोहा में करंट पास करता है, ये तो करंट उसमें सटाने पर पता चल जाता है। लोहा ठोस होता है, भौतिक गुण है। लोहा उजले रंग के होते हैं, भौतिक गुण है। तो कलर से संबंधित, आकार से संबंधित, या उसके नॉर्मल गुण जो होते हैं वो सारे के सारे भौतिक गुण होते हैं। अब लोहा किससे क्या रिएक्शन करके क्या बना लेता है, वो परमाणु वाली बात हो जाएगी। कौन परमाणु किससे कैसे जुड़ते हैं, कैसे बनाते हैं, वो रासायनिक गुण में आ जाएगा। तो कहा जाता है तत्वों के बारे में, कोई भी तत्व हो उसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से दो या दो से अधिक नए पदार्थों में आप नहीं बदल सकते हो। इसीलिए उसको ये परिभाषा के माध्यम से बताया जाता है कि किसी भी पदार्थ को तत्व अगर है तो उसे दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल नहीं सकते हो, अगर अकेला है तो ये भी बहुत परफेक्ट परिभाषा है। अब परमाणु वाला भी बहुत परफेक्ट परिभाषा है। और इसके भौतिक गुण की बात करें, इसके भौतिक गुण तो आप लोग पढ़े हो, ढेर सारे भौतिक गुण इसका हम लिखाए हुए भी हैं। हम तत्व के बारे में जो एक नॉर्मल जानकारी होता है वो जानकारी देने का हम प्रयास किए। अब हम आ जाते हैं यौगिक पर, कंपाउंड पर, क्योंकि हम दो टॉपिक को एक साथ करेंगे तो अगर ज़्यादा तत्व के बारे में बोलते रहेंगे हम तो ढेर सारी बातें आ जाएगी। बहुत सारी बातें हैं तत्व के बारे में, आधा एक घंटा 2 घंटा में ख़त्म होने वाला टॉपिक नहीं है। हम बस ये समझाना चाहते हैं, एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। तो तत्व को हम लोगों ने समझ चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, यौगिक। चलिए हम यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। यौगिक क्या है इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि यौगिक जो है थोड़ा सा जटिल चीज़ है तत्व के तुलना में अगर देखा जाए तो। यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। तो क्या होता है कंपाउंड, अभी आपने पढ़ा कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। अब इसमें वो बात नहीं है, इसमें वो बात नहीं है, एक ही प्रकार का परमाणु इसमें नहीं होता है। अगर एक ही प्रकार का परमाणु होता तो यौगिक काहे होता है, क्या कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, अंतर है। तो यौगिक के बारे में कहा जाता है, यौगिक के बारे में क्या कहा जाता है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के, दो या दो से अधिक परमाणुओं के आपस में रासायनिक अभिक्रिया के बाद, इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थों का निर्माण होते हैं उसे कहते हैं यौगिक। अब कहोगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया पर भी डिस्कशन होना चाहिए। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का भी क्षेत्र बहुत विस्तार है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन होता है जब कोई दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं, परमाणुओं के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्ड आपको आगे पढ़ाया जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि जैसे अणुओं के बीच में अंतराणविक आकर्षण बल होता है ना, उसी प्रकार से परमाणुओं के बीच में एक विशेष प्रकार का रासायनिक बल काम करता है, रासायनिक बल जो उसको जोड़ के रखता है। और उसी रासायनिक बल का नाम होता है जो परमाणुओं के बीच में होता है, उसी का नाम होता है केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग। तो जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में जुड़कर अपने से बिल्कुल नए पदार्थों का निर्माण कर देंगे, एकदम नया पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें कि जिससे वो बना है उसका गुण बिल्कुल भी उसमें ना हो। यानी कि कंपाउंड जो होते हैं ना, या रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं,
उस रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनते हैं, उस नए पदार्थ का गुण अलग होते हैं, एकदम अलग, थोड़ा सा भी उसमें मैच नहीं करेगा। किस में? पहले वाले पदार्थ में। जैसे एग्जांपल आपको देख समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया H2, ऑक्सीजन हो गया O2, और जब ये आपस में रिएक्शन करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो ये H2O जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। इसको बैलेंस कर दिए तो ये हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन गैस के बारे में आप लोग कम से कम थोड़ा तो जानते ही होंगे कि ये बहुत खतरनाक गैस है। खतरनाक किस मायने में है? खतरनाक इस मायने में है कि ये पहली बात तो ये हल्की गैस है। दूसरी बात, जब भी ये जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भी ये जलेगा तो विस्फोट ही करेगा। नॉर्मल अवस्था में ये नहीं जलता। जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो क्या होता है? नॉर्मल अवस्था में बिना चुकुर भुकुर किए हुए, बिना डरे हुए, बिना आवाज़ किए हुए जल जाता है। कोई टेंशन थोड़ी ना होता है, जल जाता है। लेकिन नहीं, ये हाइड्रोजन वैसे नहीं जलेगा। हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं जलेगा, वो आवाज़ करेगा, विस्फोट करेगा, आसपास के माहौल खराब कर देगा। मतलब ये खतरनाक से भी खतरनाक गैस है, और ये विशाल मात्रा में, काफ़ी मात्रा में एनर्जी भी क्रिएट करेगा, ऊर्जा भी बनाएगा। ये विस्फोटक पदार्थ है हाइड्रोजन। एक ही लाइन में समझे तो हाइड्रोजन गैस क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ। और ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन भी एक प्रकार की विस्फोट करवाने वाला पदार्थ है, क्योंकि अगर ये विस्फोट करेगा तो इसके बिना तो नहीं ना करेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही ना प्रायः पदार्थ जलते हैं। तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये थोड़ी ना जलेगा, जलेगा ही नहीं। तो विस्फोट करवाने में सबसे बड़ा भूमिका किसका है? ऑक्सीजन का है। अब सोचिए कि जब रिएक्शन ये नहीं किया था, जब ये अलग अलग था दोनों प्रकार के तत्व, तो उस समय ये विस्फोटक था, ये विस्फोट करवाने वाला। और दोनों जब आपस में रिएक्शन कर गया, यानी दोनों आपस में जब मिल गया, मिल करके जब नया चीज़ बनाया, ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक आदमी दूसरे आदमी से शादी करता है तो एक नया प्राणी बन जाता है, दो जीव बन जाता है ना। पहले सिंगल होता है, जब शादी हो जाता है तो दो जीव कहलाता है, कि दो प्राणी एक जिस्म। सुने कभी? ये हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये विस्फोट करने वाला पदार्थ, ये विस्फोट करवाने वाला, और जब दोनों आपस में मिल गया तो क्या बन गया? जल बन गया। अब बताइए, तो जल का कहीं भी लक्षण है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का? जल तो हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, पीने में, खाना बनाने में, कपड़े धोने में, भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में जल का रोज इस्तेमाल करते हैं। तो क्या जल का कोई गुण विस्फोट वाला खोजिए तो है? इसमें भी देखिए तो कहीं गुण है ना। तो ऑक्सीजन वाला इसमें कोई गुण है, ना तो हाइड्रोजन वाला गुण है। तो क्या ये दोनों से बिल्कुल बदल गया कि नहीं? एकदम नया पदार्थ बना कि नहीं? तो जिस प्रकार शादी होने के बाद एक दो आदमी बदल जाता है और नया नया प्रोडक्शन तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार ये भी दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बना दिया, नए प्रोडक्शन बना दिया। अब इसका गुण इसमें मिलता ही नहीं है। अरे आदमी में तो बाप माँ गुण मिलबो करता है, इसका तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। अब हाइड्रोजन कौन देख करके जल को कह सकता है कि हाइड्रोजन में, जो हाइड्रोजन से जल बना होगा, विस्फोटक पदार्थ को कह सकता है क्या? आदमी के तो डीएनए टेस्ट में पता चल जाएगा, लेकिन इसका डीएनए टेस्ट होगा ही नहीं, क्या इसके पास डीएनए होता ही नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में रिएक्शन करके, आपस में क्रिया करके अपने से बिल्कुल नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसी क्रिया का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया प्रोडक्ट बना, उसको क्या कहते हैं पता है? उसी का नाम क्या है? यौगिक है। यौगिक बिना रिएक्शन के नहीं बनता। कोई भी कंपाउंड हो, जब तक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा तब तक कंपाउंड नहीं बनेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जब ये एकदम बदल जाता है तो सब दिन के लिए मिल जाता होगा, बढ़िया से अस्थायी रूप से मिल जाता होगा। देखो, ये अस्थायी रूप से जरूर मिल जाता है। अब किसी का मान कर चले शादी हो गया, उसको दूसरा शादी करने का मन होगा, थोड़ी ना करेगा, वो रिश्ता तोड़ देगा, ब्रेकअप मार देगा। लेकिन इसमें क्या है, अपने से नहीं मारेगा ब्रेकअप, कोई मरवाएगा तब। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करना हो तो करंट मारना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा? जल को किसी पात्र में रखिए, उसमें करंट दे दीजिए,
धन ध्रुव ऋण ध्रुव जो होते हैं ना बैटरी का, उसमें तार जोड़ के उसमें डालिए, बस दोनों अलग होने के लिए बेताब हो जाएगा। हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, तो अलग हो जाएगा। जब अलग होगा तो फिर से तत्व बन जाएगा, होता है कि नहीं? फिर से क्या हो जाएगा? कंपाउंड से तत्व बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। तो कह सकते हैं हम लोग कि यौगिक के बनने में रासायनिक अभिक्रिया जरूर होता है, लेकिन तत्व के बनने में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। अगर होता भी होगा तो हम लोग नहीं जानते हैं। आप कहो कैसे, क्यों नहीं जानते हैं? अब जब पृथ्वी बन रहा था तो उसी समय का तो कहानी है ना ये सब। जब इस पृथ्वी पर तत्व बन रहे होंगे, उस समय हम भी नहीं थे, तुम भी नहीं थे, कोई था ही नहीं। उस समय जीवों की उत्पत्ति धरती पर हुआ ही नहीं था। तो कौन जानता है कि रिएक्शन करने के बाद बना कि कैसे बना, नहीं बना। लेकिन हाँ, वैज्ञानिक अपने अपने स्तर से कुछ ना कुछ अनुमान लगाते रहते हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है किसी के पास। आप 100% कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि इसी तरह से बना है। लेकिन तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। यौगिक में कम से कम 2 प्रकार के परमाणु जरूर होते हैं। अब इसी में देख लो, इस जल में 2 गुना 4 परमाणु है हाइड्रोजन का, 2 गुना 2 4 परमाणु हाइड्रोजन का, और 2 गुना 1 2 परमाणु है ऑक्सीजन का। यहाँ पे देखो 2 अणु जल में 4 परमाणु हाइड्रोजन का और 2 परमाणु ऑक्सीजन का। अगर हम H2O लिख देते हैं, ध्यान दो यहाँ पे, अगर हम H2O लिखते हैं तो इसमें 2 प्रकार के परमाणु है कि नहीं, बताओ? ये हाइड्रोजन है एक प्रकार का तत्व, है कि नहीं, बोलो? ऑक्सीजन भी एक प्रकार का क्या है? तो 2 प्रकार के तत्व के परमाणु मिला तब न बना यौगिक। अगर इसमें एक ही प्रकार के होते तब क्या होता? तब ये यौगिक नहीं होता। तब क्या होता? एक और बात ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, और वो क्या है? अगर 2 प्रकार के खाली परमाणु रहने से अगर आप उसको यौगिक कह देते हो तो ये भी गलत कहना है। क्यों? क्योंकि ये देखना है कि वो 2 प्रकार के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना है कि नहीं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों साथ में है, मिलल है, खाली रिएक्शन नहीं किया है, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या उसको तुम कंपाउंड कर दोगे? अरे एक लड़का एक लड़की अगर साथ में जा रहा तो क्या दोनों पति पत्नी कहलाएगा? शादी करेगा तब ना। तो साथ में खाली है तो मिश्रण, साथ में दोनों है तो मिश्रण, और दोनों साथ फेरा मार लिया तो यौगिक। यही है अंतर तत्व में और यौगिक में। साथ फेरा मतलब रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कर गया तो कंपाउंड, और रिएक्शन नहीं किया खाली साथ में है तो मिश्रण। मिश्रण को कभी अलग कर सकते हो, कोई बंधन नहीं है, लेकिन इसको अलग करने के लिए सोचना पड़ेगा। वैसे अलग नहीं कर पाओगे, उसका कुछ विधि विधान है, कुछ नियम कानून है। तो तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो मिश्रण का कहानी थोड़ा सा अलग है, और मिश्रण हम बाद में पढ़ाएंगे। पहले हम यौगिक के बारे में क्या कर लेते हैं, क्लियर और कर लेते हैं। एक और बात कंपाउंड में आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब कोई क्या ध्यान रखने वाली बात है? परिभाषा में ही ये बात कह दिया जाता है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में भार के विचार से जुड़ते हैं तब कंपाउंड कहलाता है। ऐसा डिफिनेशन लिखा है ना। तो इसमें अनुपात का भी चर्चा होना जरूरी है, तब इसके बीच में मिश्रण नहीं आ पाएगा। अनुपात भी बोलना पड़ेगा आपको। कैसे? तो यहाँ पर देखिए, इसमें निश्चित अनुपात है कि नहीं है। इसमें जो है निश्चित अनुपात है कि नहीं, तत्व आपस में कैसे जुड़े हैं, अब इस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो कितने अणु मौजूद है? नहीं, कुछ तो शुरू में 1 है तो 1 अणु हो गया। उसके बाद इसके साथ में 2 है लगा हुआ, तो 1 गुना 2 बराबर 2। तो ये हो गया कौन चीज? 2 परमाणु। ये कौन चीज हुआ? ये परमाणु हुआ। याद कीजिए, आपको हम बताए थे कभी, अ से आगे अ से अणु, प से पीछे प से परमाणु बताए थे। यानी आगे अणु और पीछे परमाणु। अगला अंक जो भी होता है किसी यौगिक में अणु होता है, और पिछला अंक जो होता है परमाणु को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसलिए हम बोले कि ये एक जो हम लिखे, जो कि लिखा रहे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तो हम मानते ही है ना। फिर भी 1 अणु यहाँ पर है, और 1 को जब 2 से गुना किए तो 2 परमाणु किसका यहाँ पर हो गया? हाइड्रोजन का।
किसका परमाणु हो गया? अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का कितने परमाणु यहाँ पर है। यहाँ पर नहीं कुछ तो एक है ना पीछे में, ये परमाणु है, ये अणु है, तो 1 गुना 1 बराबर 1। अब बताइए स्पष्ट हुआ ना कि हाइड्रोजन में 2 परमाणु, ऑक्सीजन में 1 परमाणु, दोनों आपस में जुड़ के क्या बनाया है? एक अणु जल बनाया है। अब इसके भार का अनुपात देख लेते हैं। अब भार कैसे निकाला जाता है? हाइड्रोजन के 1 परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है कि नहीं? तो 2 परमाणु है तो 2 हो जाएगा। 2 AMU भी आप लिख सकते हो, एटॉमिक मास यूनिट, मात्रा किसका होता है? 3rd लेसन में पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के 1 परमाणु में कितने होते हैं परमाणु भार? 1 अणु नहीं, ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। एक परमाणु है तो 16 ही तो रह जाएगा। इसको अनुपात में लेते हैं 16 AMU। अगर इसको हम कटा दें तो कितना बार में कटेगा? 1:8। अब देखिए ये अनुपात फिक्स है। अगर जल में बात करें उसके भार के अनुपात का, तो ये बात फिक्स है कि जल में हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 ही होगा। अगर इसके अनुपात में कोई अंतर हुआ, इधर उधर हुआ, तो समझ लीजिए कि बस ये कंपाउंड है ही नहीं, जरूर ये आपस में जुड़ा हुआ न है। ता जुड़लो है तो कुछ और बनेले है। जैसे एक और चीज बनता है इसमें, देखो H2O2 अगर है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका भी अनुपात देख लीजिए। हम डायरेक्ट भार लिखते हैं इसमें, तो 2 परमाणु है तो 2 हुआ ना, 2 AMU। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हुआ तो 2 16 देना कितना हो जाएगा? 32। यहाँ पर देखो द्रव्यमान हो गया O2 का 32, यहाँ पे 2 हो गया, तो 1:16 हो गया ना। यहाँ पे अगर 1:16 होगा तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा, ना कि जल होगा। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। और ये कौन सी है? 1:8 वाला जल है। तो अगर सेम तत्व हो लेकिन उसके द्रव्यमान का भार का अनुपात अलग अलग हो जाए तो वो अलग अलग प्रकार के यौगिक हो जाएंगे, सामान्य यौगिक नहीं रहेंगे वो। तो किसी भी यौगिक का बात कर लो, उसमें तत्वों के भार के विचार से जो अनुपात होता है फिक्स होता है, कभी उसका भार का अनुपात चेंज नहीं होता है। अगर चेंज हुआ तो वो चीज़ नहीं है जिसका तुम अनुपात निकाल रहे हो, कुछ और है। जैसे अगर अनुपात आ गया 1:8 तो जले न कहेंगे उसको, उसका फिक्स है, कोई होता नहीं है। अगर अनुपात आ गया 1:16 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भार के विचार से, तो पक्का वो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो परिभाषा में क्लियर बताना पड़ेगा आपको कि जब कोई 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ बनाते हैं तथा उसमें तत्वों के भार का अनुपात निश्चित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। इस प्रकार से हमारा टॉपिक यौगिक क्या हो जाता है? कंप्लीट। हम समझाने का प्रयास किए यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है, ठीक है। इसी के आधार पर आप क्या कर सकते हो? अंतर भी बता सकते हो। समझ में आ गया?